हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अर्न पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर 5 जल पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो पहले चैप्टर को पढ़ लें, उसके बाद ही हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन के हमें पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन का पूछा गया है वो है वर्षण क्या है। देखिए, वर्षा और वर्षण में थोड़ा डिफरेंट है। जब भी हम वर्षा के बारे में सोचते हैं तो अधिकतर हम जो जल की बूंदों के रूप में वर्षा होती है उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जब वर्षण की बात आती है तो सिर्फ जल की बूंदों के रूप में नहीं गिरता, वो ठोस भी हो सकता है, और तरल भी हो सकता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, आखिरकार वर्षण कहते किसे हैं। तो जब जल तरल यानी कि जल की बूंदों के रूप में, अथवा ठोस यानी कि हिमकण मतलब बर्फ़, जो बर्फ़ होती है गिरती है, ओले गिरते हैं, उसके रूप में धरातल पर गिरता है तो उसे वर्षण कहते हैं। तो देखिए, वर्षा हम अधिकतर किससे अनुमान लगाते हैं, जब वर्षा हो रही होती है पानी की। लेकिन जब वर्षण होता है तो उसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर बारिश भी आ जाती है जो कि जल की बूंदों के रूप में होती है तरल अवस्था में। साथ ही साथ जो ओले होते हैं, यहाँ पर देखिए गिर रहे हैं तो सड़क पे आपको बहुत सारे ओले मिल जाएंगे। इस तरह की जब ओलों की बरसात होती है उसको भी वर्षण कह सकते हैं, जिसे हम ओलावृष्टि कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए हिम यानी कि बर्फ़ गिर रही है, ठीक है, तो ये स्नोफॉल भी होती है, ये भी एक वर्षण का ही प्रकार है। तो ये हमें वर्षण और वर्षा में अंतर देखने के लिए मिलता है कि वर्षण कई सारे हो सकते हैं, जिसमें पानी की यानी कि तरल अवस्था हो सकती है, और हो सकता है उसके अंदर ठोस अवस्था भी हो, ठीक है, जो बर्फ़ होती है उसके रूप में या फिर ओलों के रूप में। तो अभी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, जब जल तरल अथवा ठोस रूप में धरातल पर गिरता है तो उसे वर्षण कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अर्न पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर 5 जल पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो पहले चैप्टर को पढ़ लें, उसके बाद ही हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन के हमें पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन का पूछा गया है वो है वर्षण क्या है। देखिए, वर्षा और वर्षण में थोड़ा डिफरेंट है। जब भी हम वर्षा के बारे में सोचते हैं तो अधिकतर हम जो जल की बूंदों के रूप में वर्षा होती है उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जब वर्षण की बात आती है तो सिर्फ जल की बूंदों के रूप में नहीं गिरता, वो ठोस भी हो सकता है, और तरल भी हो सकता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, आखिरकार वर्षण कहते किसे हैं। तो जब जल तरल यानी कि जल की बूंदों के रूप में, अथवा ठोस यानी कि हिमकण मतलब बर्फ़, जो बर्फ़ होती है गिरती है, ओले गिरते हैं, उसके रूप में धरातल पर गिरता है तो उसे वर्षण कहते हैं। तो देखिए, वर्षा हम अधिकतर किससे अनुमान लगाते हैं, जब वर्षा हो रही होती है पानी की। लेकिन जब वर्षण होता है तो उसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर बारिश भी आ जाती है जो कि जल की बूंदों के रूप में होती है तरल अवस्था में। साथ ही साथ जो ओले होते हैं, यहाँ पर देखिए गिर रहे हैं तो सड़क पे आपको बहुत सारे ओले मिल जाएंगे। इस तरह की जब ओलों की बरसात होती है उसको भी वर्षण कह सकते हैं, जिसे हम ओलावृष्टि कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए हिम यानी कि बर्फ़ गिर रही है, ठीक है, तो ये स्नोफॉल भी होती है, ये भी एक वर्षण का ही प्रकार है। तो ये हमें वर्षण और वर्षा में अंतर देखने के लिए मिलता है कि वर्षण कई सारे हो सकते हैं, जिसमें पानी की यानी कि तरल अवस्था हो सकती है, और हो सकता है उसके अंदर ठोस अवस्था भी हो, ठीक है, जो बर्फ़ होती है उसके रूप में या फिर ओलों के रूप में। तो अभी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, जब जल तरल अथवा ठोस रूप में धरातल पर गिरता है तो उसे वर्षण कहते हैं। देखिए, खा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा गया है कि जल चक्र क्या है। तो यहाँ पर हम जल चक्र समझने वाले हैं, क्या किस तरह से जल चक्र होता है। तो कोई भी जो पानी का स्रोत होता है, जल का स्रोत होता है, वहाँ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ठीक है, तो ये सूर्य है, इसकी किरणें पड़ी इस जल स्रोत पर। जब ये किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा, ये पानी गर्म होगा, गर्म करने से भाप बनेगा, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। जब ये वाष्पीकरण हो जाएगा तो आखिरकार ये जाएगा ऊपर जाके बादल बन जाता है। बादल बनने पर ये बहुत ज़्यादा सघन हो जाता है और इसका संघनन होने लगता है, यानी कि जमने लगती है वाफ। जो वाफ पहले बनी थी अब वो ठंडी होने के कारण जमने लगती है, जिससे बादल बन जाते हैं। और जब उसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और भारी हो जाते हैं बादल, तो वही जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगता है। फिर दोबारा वो कहीं पहाड़ पे गिरता है तो कहीं गिरता है, तो आखिरकार वो कहीं ना कहीं नहरों के माध्यम से या फिर नदियों के माध्यम से दोबारा उसी स्रोत में आ जाता है, यानी किसी न किसी स्रोत में जाके वो मिल जाता है, चाहे वो महासागर हो चाहे नदियाँ हों, ठीक है। तो फिर से उसी का इसी तरह से वाष्पीकरण होता है और वो दोबारा
बादल बन जाते हैं, फिर से बारिश होती है और फिर से वो किसी नदी किसी जल स्रोत में पहुंच जाता है। तो ये आसमान, ज़मीन और वायुमंडल के बीच जो चक्र है जल का, उसी को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। तो अगर इसको डेफिनेशन में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे कि जिस क्रम में, ठीक है, मतलब क्रम क्या है, पहले जल से बाष्पीकरण हुआ, फिर उसके बाद संघनन हुआ और उसके बाद दोबारा वर्षण हुआ। तो जिस क्रम में जल लगातार अपने स्वरूपों को बदलता है। तो स्वरूप कैसे बदले, पहले ये जल के रूप में था, इसके बाद ये भाप के रूप में बन गया और ऊपर जाके फिर से ये बादलों के रूप में हो गया और फिर देखो जो हमारे जल की बूंद होती हैं उनके रूप में ये बारिश में आ गया। ठीक है, तो स्वरूप में बदलाव हो रहा है, तो स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। तो किस किस के बीच लगाता है, देखिए सबसे पहले महासागर की बात करते हैं। तो ये जल स्रोत एक महासागर भी हो सकता है, ठीक है। अगर नदी में गिरता है तो नदियाँ भी तो महासागर में जाती हैं। फिर वायुमंडल में जाता है तो भाप बनने के बाद सबसे पहले वायुमंडल में प्रवेश करती है, फिर दोबारा जब ऊपर पहुंच जाता है वायुमंडल में, फिर नीचे दोबारा धरती पर गिर जाता है, तो धरती के बीच चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों के बीच चक्कर लगा रहा है, महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच। इसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, जल चक्र किसे कहते हैं, जिस क्रम में जल लगातार अपने स्वरूपों को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। ये चित्र आपकी बुक में भी दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। क्वेश्चन गा पूछा गया है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। देखिए लहरें क्या होती हैं, सबसे पहले ये हम देखते हैं। देखो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हो कि छोटी छोटी लहरें दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पानी, एक लहर यहाँ पर दिख रही है, फिर उसके पीछे एक ये लहर यहाँ पर है, इसी तरह से और लहरें होती हैं। तो जब पानी इस तरह से चल रहा होता है, इस तरह से, तो ये क्या कहती हैं, लहर कहलाती हैं। इस तरह से आपने देखा होगा समुद्र में बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी लहरें होती हैं, लेकिन कभी कभार ये बहुत ज़्यादा विकराल हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं। जब ये बड़ी हो जाती हैं तो इनका आकार भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे जब ये टकराती हैं तटों से बहुत ज़्यादा विनाश करती हैं। तो इसके कारण क्या हैं, बड़े होने के या फिर छोटे होने के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिरकार ये लहरें कहते किसे हैं। तो महासागरीय सतह पर जल का लगातार उठना और गिरना लहर या तरंग कहलाता है। तो हमने बुक के अंदर आप पढ़ोगे तो उसमें तरंग लिखा हुआ है, लेकिन तरंग और लहर का मतलब एक ही होता है, आप इसमें कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो जब महासागरीय जल जो होता है, यानी कि महासागरीय जल की सतह होती है, उसके ऊपर जो जल होता है वो लगातार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर नीचे, तो इस तरह से ये क्या बन जाती है, एक लहर बन जाती है, जिसे हम तरंग भी कहते हैं। तब ये प्रभावित कैसे होती है, तो उसके निम्नलिखित कारण है। पहला, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। तो हमने देखा था कि किस तरह से ज्वार भाटा आते हैं, वो भी इसी के कारण आते हैं। लेकिन ज्वार भाटा में ये नहीं होता कि एकदम से ही बहुत ज़्यादा लहरें बड़ी हो जाती हैं, वो ऐसे नहीं होती, उसमें पूरा पानी खिंचता है, जिस वजह से लहरें भी बड़ी बड़ी होने लगती हैं, यानी ऊंची ऊंची उठने लगती हैं, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति यानी उसका गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी पानी को प्रभावित करता है, यानी उससे बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। साथ ही साथ तेज़ हवाएं, देखिए जब हवाएं मंदी चल रही होती हैं तो पानी के ऊपर से गुजर रही होती हैं, सतह के ऊपर से, लेकिन जब वो बहुत ही तेज़ चलेंगी तो सतह का जो पानी होगा वो भी, उसमें खलबली मचेगी, यानी उसमें हलचल ज़्यादा होने लगेगी, तो लहरें भी ऊंची उठने लगेगी, तो तेज़ हवाएं भी कारण है। इसी के साथ भूकंप। तो हमने देखा था कि जो हमारा 2004 की जो सुनामी आई थी उसका कारण क्या था, वो भूकंप ही था। क्यों, क्योंकि जो सुमात्रा है उसके पश्चिमी छोर पर उत्तरी, जो सुमात्रा द्वीप है उसका जो उत्तरी भाग है उसके पश्चिमी छोर पर एक भूकंप आया था, ठीक है, जो कि 9 तीव्रता का था, करीब रिक्टर स्केल पर मापा गया था, तो 9 से अधिक का ही था। उस भूकंप के कारण क्या हुआ कि जल में बहुत बड़ी बड़ी तरंगें उठने लगीं। वो तरंगें क्या होती हैं, वो भी तो लहरी होती हैं, उसी वजह से तो सुनामी आई। सुनामी कैसे क्या होता है, सुनामी होता क्या है, जब लहरें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो वही सुनामी कहलाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारा भूकंप है वो भी लहरों को प्रभावित करता है। अगर भूकंप कहीं आता है समुद्र में तो उससे क्या हो जाएगा, जो लहरें हैं उनका आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और सुनामी आने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से ज्वालामुखी उद्गार, आपने देखा होगा कि जो हमारी ज्वालामुखी होती है, आपने धरती पर ही देखा होगा उसको, अक्सर धरती पर क्या होता है, वो फटती है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ज्वालामुखी है वो पानी के अंदर भी है। जब वो सपोज करो ये पानी है, इसके अंदर जो ज्वालामुखी होता है जब वो फटता है तो आसपास कंपन होता है। कंपन होने से भी यहाँ पर जो ऊपर लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले सकती हैं और बड़ी बड़ी उत्पन्न होने की वजह से सुनामी आ सकती है। इसी तरह से जल के नीचे भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब हो गया, भू मतलब भूमि और स्खलन मतलब उसका धंसना, ठीक है। तो अचानक क्या हुआ, देखिए अचानक यहाँ पर इस तरह से पानी था और नीचे थी ज़मीन, ये ज़मीन है, और ज़मीन अचानक नीचे यहाँ पर धंस गई। तो धंसने के लिए यहाँ पर जगह हो जाएगी, ये गड्ढा हो गया। अब इस गड्ढे में पानी भरने के लिए ऊपर से आने लगेगा, इधर उधर से आने लगेगा, तो यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी। तो इधर उधर से पानी बड़ी तेज़ी से आएगा। तेज़ी से आने का मतलब है पानी में हलचल, हलचल होने से क्या होगा, लहरें ऊंची नीची, मतलब इनका आकार बढ़ सकता है।
इससे भी क्या हो सकता है, जो लहरों के आकार हैं वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो भूस्खलन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, किस वजह से, जल की वजह से। देखिए जल होता है वो भूस्खलन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब ये जो भूस्खलन होता कब है, ये भूकंप के कारण ही होता है। जब भूकंप आता है तो कभी कभार क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिससे भूमि खाली हो जाती है और उसकी जगह भरने के लिए आसपास से जल आने लगता है, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। आपको याद रखना है कि आखिरकार लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी किन कारकों की वजह से लहरें ऊंची उठने लगती हैं या फिर ऊंची कम होती हैं, फिर उनकी ऊंचाई में परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन ये कब आ जाता है, एक तो सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से, यानी कि उसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो पानी को खींचती है, इस वजह से भी लहरें ऊंची नीची, मतलब कि उनकी ऊंचाई में परिवर्तन आता है। साथ ही साथ तेज़ हवाएं चलती हैं तब भी लहरों में परिवर्तन आता है। भूकंप के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण, उद्गार का मतलब होता है ज्वालामुखी का फटना या फिर निकलना, फिर जल के नीचे भूस्खलन के कारण यानी कि भूमि का धंसना। तो ये तो था हमारा गा, यानी कि लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। घा में क्या पूछा गया है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि तरंग की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो ऊंचाई का मतलब हो गया कि जल जब इस तरह से चलता है तरंग के रूप में, ठीक है, इस तरह से लहर के रूप में चलता है तो वो कितना ऊपर तक उठता है, ये पूछा गया था। उसके लिए कारक कौन कौन से हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर जल की गति पूछा जा रहा है कि जल चल रहा है तो अचानक हो सकता है वो किसी दिशा में दूसरी दिशा में मुड़ जाए, तो इसके लिए जो कारक जिम्मेदार हैं वो पूछे गए हैं। तो पहला जो आता है हमारा कारक वो है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। आकर्षण मतलब उनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उसके कारण भी जल की गति प्रभावित होती है। दूसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी घूर्णन गति का मतलब है, देखिए पृथ्वी किस तरह से घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ठीक है, तो ये अंडाकार होती है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में घूमती है। और ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ये बीच में क्या होता है हमारा इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। जब ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है तो क्या होता है, उसके जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो जल होता है वो भी बहुत ही तेज़ी गति से घूमता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, ये पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से होता है। तो जल भी चलता है, जिस तरह से पृथ्वी चलती है उसी तरह से जल भी उसके साथ साथ चलता है। फिर आता है हवा की गतियाँ। तो आपने देखा होगा कि हवा जिस दिशा में बहती है पानी को भी साथ में बहा के ले जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर समुद्र है, जब हवा ऊपर चल रही है, हवा भी ऊपर चल रही है, इस तरह से हवा चल रही है, तो जब ये ऊपर वाले समुद्र वाली सतह है, ये सपोज करो ये सतह है समुद्र की, और यहाँ पर जब ऊपर हवा चल रही है तो जब ये टकराती है तो यहाँ पर जल भी आगे बढ़ता है हवा के टकराव से। तो इसी तरह से जो इसकी गति होती है जल की वो भी प्रभावित होती है, किससे, हवा की गति से। साथ ही साथ तापीय अंतर, लास्ट पॉइंट हमारा। देखिए तापीय अंतर का मतलब हो गया, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हमेशा जो जल होता है वो, देखिए एक तरफ है गर्म जल, ठीक है, और एक तरफ है ठंडा जल। तो हमेशा जो जल होता है वो ठंडे से गर्म की तरफ प्रभावित होता है, और गर्म हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ प्रभावित होता है। तो ये एक तरह का चक्र होता है। तो जहाँ पर अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंडा जल है, ठीक है, ठंडा जल है, तो वो किस तरफ चलेगा, जिधर गर्म जल होगा उस तरफ चलेगा। ये हम देखेंगे समुद्री धाराएं होती हैं उस वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है समुद्री धाराओं के बारे में, आप वहाँ पर देखेंगे किस तरह से जो धाराएं होती हैं वो चलती हैं, और उसी के अनुसार जो हमारा जल होता है उसमें गति होती है। तो तापीय अंतर समझ में आ गया। तापीय अंतर का मतलब हो गया कहाँ पर गर्म जल है, कहाँ पर ठंडा जल है, उसी के हिसाब से जल एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होता है। चाह में क्या पूछा गया है, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो देखिए हमने अच्छे से पढ़ा है ज्वार भाटा क्या होता है। तो जब आप देखोगे कि जो समुद्री तट होता है वहाँ पर अचानक जल में वृद्धि होने लगती है और समुद्री तट बिल्कुल जल से डूब से जाता है, तो उसे हम ज्वार कहते हैं जब बहुत ज़्यादा जल आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिन में ही आप देखोगे उसके बाद जल जो होता है पीछे हटने लगता है तट से, तो उसे हम भाटा कहते हैं। तो ये होता है हमारा जल का नियम से उठना। ठीक है, उठने का मतलब हो गया कि समुद्र में जो जल होता है उसकी वृद्धि होना, और गिरने का मतलब उसमें कमी होना। अब ये मत समझ लेना कि इस तरह से ऊपर नीचे, बहुत से बच्चे इस तरह समझ लेते हैं ये तरंगे होती हैं, ये जल नहीं, ये ज्वार भाटा नहीं होता। आप इसको समझ लो कि ज्वार और इसको भाटा, नहीं, ऐसा नहीं, ये तरंगे होती हैं। ज्वार भाटा का मतलब हो गया कि जो हमारा समुद्री तट होता है, सपोज करो ये क्या है, हमारा समुद्र है और यहाँ पर तट है। ठीक है, अब जब ये तट है ऊपर वाला, ये तट है, अब ये जल बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ तक भर जाएगा,
तो ये काफ़ी अंदर तक आ गया तो इसको ज्वार कहते हैं, यानी कि समुद्र में जल की वृद्धि होगी। लेकिन जब ये कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये जब पीछे चला जाएगा समुद्र से, यानी कि ये तट से, तो क्या आ जाएगा, भाटा कहलाएगा। ऐसा दिन में 2 बार होता है। तो इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अब इसके देखिए कारण क्या होते हैं। पहला कारण देखो, सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो यही है, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों का जल अविकर्षित होता है, जिससे पृथ्वी पर ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जो सूर्य एवं चंद्रमा होते हैं उनके गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, तो उनके कारण हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, जल होता है वो आकर्षित होता है। ठीक है, अविकर्षित का मतलब कि वो उनकी तरफ खींचता है। खींचने की वजह से क्या होता है कि वो जल ऊपर उठता है, जिससे पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ज्वार भाटे भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं उच्च ज्वार और दूसरे होते हैं लघु ज्वार। तो देखिए उच्च ज्वार और लघु ज्वार आते कब हैं। देखिए उच्च ज्वार भाटा यानी कि बृहत ज्वार भाटा, बृहत का मतलब बड़ा और उच्च का मतलब भी बड़ा होता है। तो ये कब आता है, तो ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अमावस्या होगी, क्योंकि देखिए सूर्य की किरणें क्या होंगी, चंद्रमा में पड़ेंगी। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की तरफ से तो चंद्रमा दिखेगा नहीं दिन में, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा अमावस्या होगी। तो अमावस्या को भी क्या होता है, ज्वार भाटे आते हैं। अब ये आते कैसे हैं, देखिए जब सूर्य है यहाँ पर, चंद्रमा भी है और पृथ्वी भी है, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में, एक ही लाइन में है। इससे क्या होगा, इसका गुरुत्वाकर्षण बल किसको खींचेगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा पृथ्वी को, ठीक है, इसको आकर्षित करेगा। साथ ही साथ जो चंद्रमा है वो भी आकर्षित करेगा। तो जो जल है यहाँ था, ऊपर था जल और नीचे था, उत्तरी ध्रुव में, नीचे ध्रुव में, दक्षिण ध्रुव में, तो ये जल इस तरफ खींचने लगेगा, ठीक है, और ये वाला इस तरफ खींचने लगेगा। जिससे क्या होगा, ये जो क्षेत्र होगा, ये जल जहाँ पर आपको ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ज्वार होगा। जबकि जहाँ पर पानी कम हो गया है, यहाँ जल कम हो गया ना, तो यहाँ पर भाटा होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, यहाँ क्या होगा, हमारा भाटा होगा और यहाँ पर क्या होगा, हमारा ज्वार होगा। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, ऐसा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। तो इसी तरह से हमारा जो यहाँ पर अमावस्या थी तब हुआ, और यहाँ पर पूर्णिमा को भी यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है बृहत ज्वार और यहाँ पर बृहत भाटा। अब देखिए लघु ज्वार भाटा कब आता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोण पर होते हैं। समकोण का मतलब एक लाइन में नहीं होंगे, सूर्य होगा वो दूसरी तरफ होगा, जबकि चंद्रमा होगा वो दूसरी तरफ होगा। तो देखिए यहाँ पर सूर्य पृथ्वी के जल को आकर्षित तो कर रहा है, लेकिन चंद्रमा ज़्यादा पास है सूर्य से। ठीक है, इस वजह से चंद्रमा का जो बल है वो भी उसको आकर्षित करेगा, जिस वजह से ये भी जल को खींच रहा है, ये भी जल को खींच रहा है। तो कहीं पर भी ज़्यादा जल का खिंचाव नहीं हो पाएगा, एक तरफ नहीं हो पाएगा। इस तरह से क्या होगा, जल इधर भी खींचेगा, इधर भी खींचेगा। तो जो लघु ज्वार होगा, सबसे कम जो पानी उठेगा वो इसी समय उठता है। तो लघु ज्वार भाटा कब आता है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक समकोण दिशा में होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, महासागरीय धाराएं क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर धाराएं पूछा गया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। महासागरीय तरंग क्या होती है, तरंग किस तरह से चलती है, देखिए तरंग इस तरह से चलती है, महासागरीय तरंग होती है वो इस तरह से चलती है। लेकिन धाराएं का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि नदी जलधारा, नदी जलधारा का मतलब हो गया कि अगर एक नदी इस तरह से बह रही है, ठीक है, एक नदी इस तरह से बह रही है, अब इसकी धाराएं क्या हो सकती हैं, इसकी धाराओं का मतलब हो गया इसका कुछ भाग नदी के जल का इस तरफ चला गया, कुछ इस तरफ चला गया और कुछ सीधा चला गया। तो ये जो दूसरी तरफ बट गया ना, इसको धाराएं कहते हैं। इसी तरह से समुद्री जल भी होता है। समुद्री जल में सपोज करो कि ये सीधी सीधी क्या हो रहा है, जल बह रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा जल है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कुछ जल बहुत ज़्यादा गर्म हो। तो ये कैसे हो सकता है, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो धारा है वो दूसरी है, गर्म जल धारा है, और यहाँ पर ठंडी जल धारा है। इसीलिए जो समुद्री जलधारा होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। ठीक है, तो ठंडी जलधारा का उदाहरण हमारा कौन सा है, एक है लैब्राडोर जलधारा, और जो गर्म जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारी गर्म जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम है। देखिए स्ट्रीम का मतलब हो गया वाफ, जब ये गर्म जलधारा है तो वहाँ पर वाफ बनेगी ना, और जो ठंडी है वो लैब्राडोर जलधारा है। ठीक है, तो ये आपको देखोगे कि जो उत्तरी अमेरिका है उसके पूर्वी तट पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो हम इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं, क्या बनाएंगे हम, कि निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराओं को महासागरीय धारा कहते हैं। तो देखिए निश्चित दिशा में बहती है, मतलब ये जब ये बह रही होती हैं तो एक ही दिशा में बहती रहती हैं ज़्यादातर। ठीक है, और ये हमेशा बहती रहती हैं क्योंकि 5 जल होता है, तो जल कभी रुकता नहीं है, तो ये नियमित रूप से बहती हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, हम जल धाराएँ कहते हैं। ठीक है, महासागरीय जल धाराएँ कहते हैं। तो इसको आप मैप के माध्यम से समझ सकते हो।
तो देखिए यहाँ पर जो लाल तीर है वो गर्म जलधाराओं को और जो नीला तीर है वो ठंडी जलधाराओं को दिखाता है। तो हमने बोला था कि जो ठंडी जलधारा वो लैब्राडोर, देखिए ये रही, यहाँ से आती है क्योंकि इधर उत्तरी गोलार्ध है तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, तो ये आता है हमारे भूमध्य रेखा की तरफ, इधर गर्म होता है। इसी तरह से जो गल्फ़ स्ट्रीम है वो भी देखिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी आपको। जब ये जा रही है तो किस तरफ जा रही है, उत्तरी अटलांटिक अफवाह तंत्र की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर ठंडा जल होगा और इधर गर्म जल है, तो गर्म जल किस तरफ जा रहा है, ठंडे जल की तरफ, और ठंडा जल तो किस तरफ आ रहा है, गर्म जल की तरफ। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आपको जो महासागरीय जल की गति है वो भी देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पर धाराएँ भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो धाराएँ हैं वो भी दिखाई गई हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर धुंध वाला मौसम होता है। लेकिन यहाँ पर जो मत्स्य पालन होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, यहाँ पर मछलियाँ होती हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए खास तरह की एक घास होती है वो उग जाती है। इस वजह से जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। देखिए अगला पॉइंट है हमारा कारण बताइए। तो यहाँ पर हमें हर एक क्वेश्चन का कारण बताना है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, का समुद्री जल नमकीन होता है, इसका कारण क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए समुद्री जल नमकीन होता है क्योंकि इसमें नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो देखिए हम जो पानी पीते हैं उसमें नमक इतना ज़्यादा नहीं होता, नमक की मात्रा बहुत ही कम होती है, बल्कि ना के बराबर होती है, उसे इसलिए मीठा जल कहते हैं। जबकि ये समुद्र का पानी होता है इसको नमकीन जल कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हो, जो समुद्री जल है उससे नमक बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये गड्ढों में पानी भर लिया जाता है, और जब ये सूर्य किरणें इन पर पड़ती हैं तो ये सूख जाता है पानी और नीचे रह जाता है जल, वो नमक। ठीक है, तो जल तो ऊपर भाप बन के उड़ जाता है और जो बचता है वो बचता है नमक। तो यहाँ पर इससे ये नमक बनाया जा रहा है जो कि खाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमें कारण बताना है कि आखिरकार जल की गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है। तो हम बताएंगे कि जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है क्योंकि पहला पॉइंट है हमारा मनुष्य के क्रियाकलाप, यानी कि क्रियाकलाप क्या होते हैं, मनुष्य जो भी काम करता है उसकी वजह से काफ़ी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित मतलब गंदा हो रहा है। ठीक है, तो जो मनुष्य यानी कि जो हम लोग हैं, यानी पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी इंसान हैं, वो जो क्रियाकलाप कार्य करते हैं उनसे जल की जो गुणवत्ता है वो ख़राब हो रही है। ठीक है, उद्योगों से निकलने वाले रसायन युक्त जल का विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। तो उद्योग जो हमारी फैक्ट्री वगैरह होती हैं, जब वहाँ से कुछ रसायन युक्त पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो केमिकल फैक्ट्री वगैरह होती है, वहाँ से केमिकल ऐसे ही जलों में नदियों में बहा दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है, नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं, उससे नदियों का जो पानी होता है उसकी गुणवत्ता का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब क्या हो गया कि गुणवत्ता खराब होना है। ठीक है, वो मतलब कि पानी गंदा होना है। तो ये किस वजह से होता है, मनुष्य क्रियाकलापों की वजह से, साथ ही साथ जो उद्योगों से रसायन पदार्थ छोड़े जाते हैं जल में उनकी वजह से, साथ साथ घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास होता है। तो आपने देखा होगा कि जो घर से निकलने वाला गंदा जल होता है नाली का, उसको भी हम क्या करते हैं, तालाबों वगैरह में छोड़ देते हैं, तो उससे वहाँ के जो तालाब होते हैं वो भी तो जलाशय हैं, एक तरह के जल के ही स्रोत हैं, तो वो भी गंदे हो रहे हैं। साथ ही साथ जल स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों आदि में कूड़ा कचरा फेंकने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। तो ये सभी कारण है, इससे भी ज़्यादा आप बहुत सारे कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से हमारे जो जल की गुणवत्ता है उसका ह्रास हो रहा है। तीसरे पॉइंट में हमें सही उत्तर चिन्हित करना है, यानी कि हमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके तीन ऑप्शन होंगे, हमें बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो पहला है वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ये तो हमने अभी क्वेश्चन में भी देखा, वो क्या होता है, जल चक्र कहते हैं उसको। ठीक है, ज्वार भाटा तो महासागरीय जल का उठना और गिरना, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, जो निश्चित दिशा में बहती हैं, तो ये तो दोनों गलत हैं। हमारा सही क्या होगा, जल चक्र होगा। जल चक्र ही होता है जो कि महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच चक्कर लगाता है। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया जल चक्र। दूसरा क्या है, सामान्य गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए गर्म महासागरीय जलधाराएं कहाँ पर उत्पन्न होगी, यानी कि जो गर्म पानी होगा वो कहाँ पर होगा, तो हमारी पृथ्वी देखिए सबसे पहले किस तरह से, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो हमारे सूर्य की अधिकांश किरणें होती हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध पे और दक्षिणी गोलार्ध पे ठंड होती है। तो ठंड होती है यानी कि यहाँ पर ठंडी जलधाराएँ होंगी, और यहाँ पर ज़्यादा रोशनी पड़ने का मतलब है, ज़्यादा किरणें सूर्य के पड़ने का मतलब कि यहाँ पर गर्म जलधाराएँ होंगी। तो हम कहाँ बताएंगे, ध्रुवों के निकट तो बताएंगे, तो भूमध्य रेखा के निकट हमारी क्या होती हैं,
गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं जब, ठीक है। तो हमारा सही कौन सा हो गया, दूसरा वाला। फिर घ क्वेश्चन पूछा गया है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। तो उठना क्या होता है, ज्वार होता है, और गिरना क्या होता है, भाटा कहलाता है। देखिए चौथा पॉइंट में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, ठीक है। तो ये हमें इधर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनका मिलान करना है इन पॉइंटों के साथ। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ यानी कि इनमें से एक पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा दिया गया है, जो कि किसी काम का नहीं है, बस कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इन पॉइंटों का सही मिलान क्या होगा। तो पहला हमारा है कैस्पियन सागर का। अब देखिए कैस्पियन सागर क्या है, एक जल का स्रोत है। तो यहाँ पर जल का स्रोत कोई सा नहीं दिखाया गया, बस यहाँ पर विशालतम झील की बात की गई है। तो यानी विशालतम झील क्या होगा, हमारा कैस्पियन सागर ही होगा। तो का जो हमारा मिलान होगा वो पहला ही हो जाएगा। इसी तरह से ज्वार भाटा, तो इसका भी दूसरा होगा। क्यों, क्योंकि जल में आवधिक उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, जल ज्वार भाटा कहलाता है। आवधिक का मतलब समय से, दिन में 2 बार जल का ऊपर उठना यानी चढ़ना, और उतरना, ठीक है, यानी गिरना, वो ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। तो चढ़ता किस पे है, जो हमारा समुद्री तट होता है उस पर, और उतरता कहाँ से है, समुद्री तट से उतरता है। तो ये क्या है, ज्वार भाटा है, ठीक है। तो पहले का हो गया हमारा विशालतम झील, दूसरे का हो गया सेकंड वाला जल में आवधिक उतार चढ़ाव। अब तीसरा सुनामी क्या होता है, तीव्र भूकंपीय तरंगें होती हैं, ये तो बिल्कुल सही है। और महासागरीय धाराएं क्या होता है, निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली धाराएं, जल धाराएं, ठीक है। तो ये भी हमारा चौथा ही हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर पहले से ही बिल्कुल सामने सामने आपको मिला देना है, बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें कोई ही मुश्किल नहीं आने वाली है। जो लास्ट का हमारा बचता है जल चक्र, उसका यहाँ पर मिलाने के लिए कुछ दिया ही नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।